एपिसोड 261 से 265, अध्याय 261, फ्लोटिंग क्लाउड केव और ग्रेट रिवर गैंग, तीसरा अपडेट। ये सच में, यश पूरी तरह से हैरान था। वह त्रिलोक और हितेन को पल भर में सफ़ेद हड्डियों के ढेर में बदलते हुए देख रहा था। ये ब्लेजिंग फ्लेम सैंडैंस यश की कल्पना से भी कहीं ज़्यादा खौफनाक थीं। और दूसरी तरफ मौजूद वो बेहद जहरीले रेटल स्नैक्स, जिन्होंने अभी तक कोई हमला भी नहीं किया था, उनका भी खौफ कम नहीं था। हालात देखकर ऐसा लग रहा था कि स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के किसी मार्शल आर्टिस्ट की तो बात ही छोड़िए, अगर सोल सी रेल्म का कोई एक्सपर्ट भी यहाँ आ जाए तो उसे भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे ही ब्लेजिंग फ्लेम सैंडैंस धीरे धीरे शांत हुई, यश की परछाई झिलमिलाई और वह उन दोनों कंकालों के ठीक ऊपर हवा में तैरने लगा। अपने डिवाइन थॉट को एकाग्र करते हुए उसने उथली रेत में दबी त्रिलोक और हितेन की स्टोरेज रिंग्स को धीरे धीरे हवा में उठाया और वे आराम से यश के हाथों में आ गईं। ये डिवाइन सोल कल्टीवेशन के ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन स्टेज तक पहुंचने की ताकतों में से एक थी। अगर यश का डिवाइन सोल कल्टीवेशन दूसरे स्टेज को पार कर लेता तो कहा जाता है कि वह बिना कोई आवाज़ किए दुश्मनों को मौत के घाट उतार सकता था। इस हलचल से कुछ ब्लेजिंग फ्लेम सैंडैंस चौंक गईं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाईं और उन्हें मायूस होकर पीछे हटना पड़ा। यश के पास कोई और रास्ता नहीं था, वो इस वक्त पूरी तरह से कंगाल था। खैर, भैरवनाथ और उसके चेले से मिले 10,000 से ज़्यादा लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स के बाद अब वो पूरी तरह से कंगाल भी नहीं था। लेकिन उस नीलामी में हिस्सा लेने के बाद यश को यह एहसास हो गया था कि उसकी दौलत असल में कुछ भी नहीं है। यही वजह थी कि वह अब त्रिलोक और हितेन की स्टोरेज रिंग्स इकट्ठा कर रहा था। स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के दो मार्शल आर्टिस्ट्स के पास यकीनन अच्छी खासी दौलत होनी चाहिए। दसियों हजार लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स और 30 लाख से ज़्यादा स्वर्ण टेल हासिल करने के बाद यश की नज़र उस गहरे लाल रंग की ब्लड डिवोरिंग वाइन पर टिक गई। साफ था कि यह फ्लोटिंग क्लाउड केव किसी समय में किसी सीनियर एक्सपर्ट के एकांत में कल्टीवेशन करने का इमोर्टल केव रहा होगा। बाकी बातों को अगर छोड़ भी दें तो दरवाजे पर लगे इतने सारे सुरक्षा चक्र कम से कम यही इशारा कर रहे थे कि अंदर कोई सोलसी रेल्म का सीनियर मौजूद था। इसके अलावा फ्लोटिंग क्लाउड केव के सामने मौजूद सुरक्षा फॉर्मेशन को देखकर यह भी मुमकिन लग रहा था कि उस केव के सीनियर के साथ बाहर कोई हादसा हो गया हो। यकीनन केव के अंदर बेहतरीन खजाने मौजूद होंगे। त्रिलोक और हितेन को शायद फ्लोटिंग क्लाउड केव का पता चल गया था और वे अंदर जाना चाहते थे, लेकिन प्रवेश द्वार की रखवाली कर रही ब्लड डिवोरिंग वाइन को पार करना उनके बस की बात नहीं थी और वे नाकाम रहे। पिछले रास्तों में दी गई चेतावनियां शायद इन्हीं दोनों ने सेट की थीं, जिनका मकसद घुसपैठियों को कामयाबी के साथ ब्लड डिवोरिंग वाइन तक पहुंचाना था, ताकि वे देख सकें कि क्या वे घुसपैठिए उनके लिए कोई रास्ता साफ कर सकते हैं। लेकिन असली समस्या ये थी कि अगर स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के दो मार्शल आर्टिस्ट ब्लड डिवोरिंग वाइन को पार नहीं कर सके तो यश कैसे कर पाएगा। अगर वहां एक या दो बेलें होती तो शायद यश अपनी जान पर खेलकर उन्हें पार कर भी लेता। लेकिन केव के मुहाने का 500 मीटर का दायरा पूरी तरह से ब्लड डिवोरिंग वाइन से भरा हुआ था। यश यहां से कैसे गुजर सकता था। यश गहरी सोच में डूबा हुआ केव के मुहाने पर बैठ गया। करीब आधे घंटे के बाद यश अचानक खड़ा हुआ। उसके डिवाइन थॉट के एक ही विचार के साथ उसकी बाहों में मौजूद वह सोल ब्लड बैनर चमक उठा और एक खूनी रोशनी खामोशी से यश के शरीर में समा गई। एक ही सांस में यश की डिवाइन सोल पावर दोगुनी हो गई। उसने अपना रुख कड़ा किया और प्रोफाउंड सन स्वॉर्ड पर स्वॉर्ड ऑरा अचानक चमक उठी। विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड ऑरा बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ी। यश यह आजमाना चाहता था कि क्या वह सोल ब्लड बैनर से अपनी कॉम्बैट पावर बढ़ाने के बाद वह 500 मीटर फैली ब्लड डिवोरिंग वाइन के बीच से ज़बरदस्ती रास्ता बना सकता है या नहीं। लेकिन नतीजे ने यश को बुरी तरह निराश किया। वह सोल ब्लड बैनर की ताकत के साथ यश ने ब्लड डिवोरिंग वाइन्स पर वार किया, जिससे वे डगमगा गईं, लेकिन उन्हें कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। कुछ ही पलों में ब्लड डिवोरिंग वाइन्स फिर से पहले जैसी हो गईं। लगभग उसी वक्त ऐसा लगा जैसे ब्लड डिवोरिंग वाइन्स यश से भड़क गई हों। 10 ब्लड डिवोरिंग वाइन्स ने एक साथ यश पर जवाबी हमला कर दिया। यश ब्लड डिवोरिंग वाइन्स के इस सीधे हमले से डरा नहीं। उसने प्रोफाउंड सन स्वॉर्ड की धार से उनका सामना किया और हमला करने वाली वाइन्स को तुरंत काट दिया। यश का असली इरादा ब्लड डिवोरिंग वाइन्स को इस तरह उकसाने का था ताकि वह धीरे धीरे 10 से 15 दिनों के अंदर उन्हें खत्म कर सके। लेकिन दूसरी बार घायल होने के बाद ब्लड डिवोरिंग वाइन्स जैसे ज़्यादा होशियार हो गई थीं। यश चाहे अपनी स्वॉर्ड ऑरा से उन पर कितने भी वार करता, उन्होंने जवाबी हमला करना बंद कर दिया। हालांकि यश ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। यश कुछ ब्लड डिवोरिंग वाइन्स से तो निपट सकता था, लेकिन सैकड़ों वाइन्स अगर एक साथ पूरी ताकत से हमला कर दे तो यश के हाथ से प्रोफाउंड सन स्वॉर्ड भी छिटक कर गिर सकती थी। 1 घंटे की नाकाम कोशिशों और सोच विचार के बाद यश अचानक खड़ा हो गया। जैसे ही उसके अंदर स्वॉर्ड मेरिडियन डिवाइन एबिलिटी जागी, एक सुनहरी ओरिजिन स्वॉर्ड मेरिडियन बिजली की तरह ब्लड डिवोरिंग वाइन्स पर टूट पड़ी। पफ पफ पफ, जहां जहां सुनहरी ओरिजिन स्वॉर्ड मेरिडियन की स्वॉर्ड लाइट पहुंची, वहां की सभी ब्लड डिवोरिंग वाइन्स कटकर गिर गईं।
एक ही तलवार के वार से लगभग एक हथेली चौड़ा और 20 मीटर लंबा रास्ता साफ हो गया। हिस्सस, ऐसा लगा जैसे ब्लड डिवोरिंग वाइन्स ने एक गुस्से भरी दहाड़ मारी हो, या शायद यह आपस में रगड़ खाती हुई वाइन्स की आवाज़ थी। हथेली जितनी चौड़ाई वाले उस 20 मीटर लंबे साफ हुए रास्ते को देखकर यश के चेहरे पर जो मुस्कान अभी अभी आई थी वह फिर से गायब हो गई। सुनहरी ओरिजिन स्वॉर्ड मेरिडियन में वाकई गजब की ताकत थी और वह इन ब्लड डिवोरिंग वाइन्स को साफ कर सकती थी। लेकिन यहाँ वाइन्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी। ब्लड डिवोरिंग वाइन्स की कई दर्जन मीटर की हमलावर रेंज को देखते हुए यश को कम से कम 100 मीटर चौड़ी खुली जगह साफ करनी होगी, और इस वाइन के जंगल का सबसे छोटा हिस्सा भी 500 मीटर लंबा था। ओरिजिन स्वॉर्ड मेरिडियन की क्षमता के हिसाब से इसे पूरी तरह साफ करने के लिए उसे शायद दसियों हजार बार वार करना पड़ेगा। और यश की मौजूदा डिवाइन सोल कल्टीवेशन उसे एक बार में सिर्फ 5 ओरिजिन स्वॉर्ड मेरिडियन इस्तेमाल करने की इजाज़त देती थी। अगर वह दसियों हजार बार इसका इस्तेमाल करता तो उसकी स्वॉर्ड मेरिडियन डिवाइन एबिलिटी की स्वॉर्ड हॉट क्लैरिटी, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से थोड़ा रिकवर किया था, वह फिर से अपने पुराने हालात में पहुंच जाती। ये तरीका काम नहीं करेगा। यश गहरी सोच में अपना सिर खुजलाने लगा। ये सोच विचार 2 दिनों तक चलता रहा। उन 2 दिनों में यश ने कई दूसरे तरीके भी आजमाए, जैसे कि आग, जो पौधों की दुश्मन होती है, लेकिन यश ने जो आग इस्तेमाल की उसका इन ब्लड डिवोरिंग वाइन्स पर कोई असर नहीं हुआ। इन ब्लड डिवोरिंग वाइन्स से निपटने के लिए शायद सिर्फ स्पिरिचुअल लपटें ही काम आ सकती थीं। यश ने एक बार क्लाउड विंग टाइगर लिटिल कैट को भी बाहर भेजा, लेकिन वह भी नाकाम रहा। मैं फ्लोटिंग क्लाउड केव में कैसे दाखिल हो सकता हूँ? निराश और हताश होकर यश ने हवा में जोर से तलवार घुमाई, जिससे उसके चारों ओर धूल उड़ने लगी। ब्लड डिवोरिंग वाइन में जैसे कोई समझ थी। यश का बेबस चेहरा देखकर उसकी वाइन्स आपस में रगड़ खाने लगी, मानो वे यश का मजाक उड़ा रही हों। यश का गुस्सा और भड़क गया। क्या सच में इन ब्लड डिवोरिंग वाइन्स से निपटने का कोई तरीका नहीं था? क्या वाकई कोई रास्ता नहीं है? अरे नहीं, एक और ताकत है जिसे मैंने अभी तक नहीं आजमाया है। जब यश घोर निराशा में था तभी उसके दिमाग में अपनी एक और ताकत का ख्याल बिजली की तरह कौंधा, आईसी बेलफुल क्यूई। वह आईसी बेलफुल क्यूई जिसे उसने रिफाइन किया था। डिवाइन थॉट की एक लहर के साथ उसके डैंटियन के एक कोने में जमा आईसी बेलफुल क्यूई तुरंत उसकी उंगलियों से निकली और ब्लड डिवोरिंग वाइन्स पर जा लगी। जैसे ही आईसी बेलफुल क्यूई बाहर आए, वह नमी भरी और दमघोंटू घाटी अचानक कंपा देने वाली ठंड में बदल गई। क्रैक क्रैक क्रैक, ब्लड डिवोरिंग वाइन्स के जमने की आवाज़ें लगातार आने लगीं। कुछ ही पलों में आईसी बेलफुल क्यूई की चपेट में आने वाली ब्लड डिवोरिंग वाइन्स जम गईं, जिससे आधा मीटर लंबा एक बर्फीला दायरा बन गया। लेकिन इन ब्लड डिवोरिंग वाइन्स में साफ तौर पर जान थी। दूसरी वाइन्स भारी तादाद में आगे बढ़ीं और ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए आईसी बेलफुल क्यूई से जमी हुई बर्फ को तोड़ दिया। इससे यश की त्योरियां फिर चढ़ गईं। आईसी बेलफुल क्यूई का असर ओरिजिन स्वॉर्ड मेरिडियन से ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन इस ब्लड डिवोरिंग वाइन के पूरे जंगल को पार करने के लिए यह अभी भी काफ़ी नहीं था। यश अब कुछ समझ रहा था कि त्रिलोक और हितेन ने लोगों को इस जंगल में फंसाने के लिए इतनी लंबी साजिश क्यों रची थी। इन वाइन्स से निपटना बेहद मुश्किल था। इन पर ना पानी का असर होता था और ना ही आग का। अचानक यश की आंखों में एक चमक आ गई। आईसी बेलफुल क्यूई इन्हें पूरी तरह जमा नहीं सकती, लेकिन एक चीज़ है जो ऐसा कर सकती है। अगले ही पल यश की स्टोरेज रिंग से एक आइस स्पिरिट क्रिस्टल का टुकड़ा उड़कर बाहर निकला और ब्लड डिवोरिंग वाइन के जंगल की तरफ तेजी से बढ़ा। इस आइस स्पिरिट क्रिस्टल का खौफ इतना था कि यश ने इसे अपने हाथों से पकड़ने की हिम्मत नहीं की, बल्कि अपने डिवाइन थॉट का इस्तेमाल करके इसे धीरे से वाइन के जंगल में उछाल दिया। 3 ब्लड डिवोरिंग वाइन्स बिजली की तरह बाहर निकलीं और आइस स्पिरिट क्रिस्टल के चारों ओर लिपट गईं, उसे कुचलने के इरादे से। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ा, तीनों वाइन्स पर तुरंत एक भूरे रंग की ठोस बर्फ की परत चढ़ गई और वे पल भर में पूरी तरह जम गईं। बैंग! वह आइस स्पिरिट क्रिस्टल एक लावारिस चीज की तरह ब्लड डिवोरिंग वाइन के जंगल में गिर पड़ा। क्रैक क्रैक क्रैक, जैसे ही आइस स्पिरिट क्रिस्टल नीचे गिरा, उसने अपने आसपास की कई दर्जन मीटर की ब्लड डिवोरिंग वाइन्स को तुरंत बर्फ में तब्दील कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, जमने का दायरा धीरे धीरे बाहर की तरफ फैल रहा था। किनारे पर मौजूद कुछ ब्लड डिवोरिंग वाइन्स ने बर्फ को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन एक ही झटके में बर्फ और वो वाइन दोनों धूल में बदल गईं। यश के डिवाइन थॉट के एक ही इशारे पर उसकी स्टोरेज रिंग से 10 से ज़्यादा आइस स्पिरिट क्रिस्टल्स उड़कर बाहर निकले। हिस्सस, वाइन के जंगल से जैसे खौफ से भरी एक भयानक चीख सुनाई दी। तुम लोगों को भी डर लगता है? एक ठंडी मुस्कान के साथ यश उस जमे हुए वाइन के जंगल की तरफ बढ़ गया। इतने कम वक्त में 10 से ज़्यादा आइस स्पिरिट क्रिस्टल्स के एक साथ काम करने से यश ने 200 मीटर चौड़ा और 500 मीटर लंबा एक बर्फीला रास्ता साफ कर लिया था। खैर, मार्शल आर्टिस्ट अपनी ज़िंदगी के लिए किस्मत से लड़ते हैं। क्योंकि तुम लोग यहाँ मारे गए हो, तो अब शांति से आराम करो। रास्ता साफ करने के बाद यश को फ्लोटिंग क्लाउड केव में जाने की कोई जल्दी नहीं थी।
इसके बजाय उसने सबसे पहले वाइन के जंगल से उन 10 से ज़्यादा कंकालों को बाहर निकाला और उन्हें जंगल के बाहर ही दफना दिया ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। जाहिर है इन लोगों ने ब्लड डिवोरिंग वाइन के जंगल में जो लो ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स और स्टोरेज रिंग्स छोड़ी थीं वे आसानी से यश के हाथ लग गईं। 15 मिनट बाद जब यश ने फ्लोटिंग क्लाउड केव के प्रवेश द्वार पर मौजूद उन ब्लड डिवोरिंग वाइन्स को साफ कर दिया जो अब बर्फ के टुकड़ों में बदल चुकी थी तो उसने फ्लोटिंग क्लाउड केव के अंदर कदम रखा। अंदर जाते ही चट्टान को काटकर बनाई गई सीढ़ियां थीं जो घुमावदार तरीके से अंदर की ओर जा रही थीं। दर्जनों सीढ़ियां उतरने के बाद यश फ्लोटिंग क्लाउड केव के पहले कमरे में दाखिल हुआ। कदम रखते ही अपने सामने का नज़ारा देखकर यश सन रह गया। स्वॉर्ड ओरिजिन एम्पायर के थ्री ओरिजिन सिटी में स्थित ग्रेट रिवर गैंग के मुख्यालय के अंदर ग्रेट रिवर गैंग का लीडर चंद्रकांत, जो कभी बेहद रुतबे वाला माना जाता था, अब हॉल में किसी मरे हुए कुत्ते की तरह औंधे मुंह पड़ा था। बेशक चंदन की वजह से स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट ने ग्रेट रिवर गैंग को जड़ से उखाड़ फेंका था और चंदन से जुड़े सभी मामले भी सामने आ गए थे। वह जतिन यश, जिसकी चंदन से दुश्मनी थी, उसका नाम भी स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट की खुफिया रिपोर्ट में आ चुका था। स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के लोग बेवकूफ़ नहीं थे। जतिन यश वे आसानी से सब समझ गए थे और माइरियाड स्टार टावर की मास्टर कामिनी देवी भी इस मामले में घिर गई थीं। हालांकि माइरियाड स्टार टावर का रसूख बहुत बड़ा था, यहाँ तक कि स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट भी कोई जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एल्डर जोरावर ने कामिनी देवी से कई बार मुलाकात की लेकिन उन्हें सिर्फ एक ही जवाब मिला। माइरियाड स्टार टावर का जतिन यश से संपर्क सिर्फ उसे अपने टावर में शामिल करने के लिए था, उन्हें इसके अलावा और कुछ नहीं पता था। स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट ने सच उगलवाने के लिए हर मुमकिन हथकंडा अपनाया, इस उम्मीद में कि कोई सुराग मिल जाए। स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के एक एल्डर ने ग्रेट रिवर गैंग के लीडर चंद्रकांत के गाल पर अपना पैर रखा और कहा, बोल, वह जतिन यश और तेरा बेटा चंदन उस भैरवनाथ के साथ कैसे जुड़े? एक जोरदार लात के साथ ग्रेट रिवर गैंग के लीडर चंद्रकांत के मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। पास ही इंतजार कर रहे एल्डर जोरावर ने एक हल्की सी आह भरी, गैंग लीडर चंद्रकांत, तुम जो भी जानते हो हमें सब बता दो। ग्रेट रिवर गैंग पहले ही तबाह हो चुकी है। अगर तुम कोई काम की जानकारी दे सको तो तुम्हारे सबसे छोटे बेटे को, जो अभी 2 साल का हुआ है और जिसे कुछ याद नहीं है, तुम्हारी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए जिंदा छोड़ा जा सकता है। सच में? ग्रेट रिवर गैंग के लीडर चंद्रकांत के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। बिल्कुल, हमारा स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट अपनी बात का पक्का है। ठीक है, मेरे पास एक ऐसी जानकारी है जो पूरी तरह से पुख्ता नहीं है। वास्ट सी मर्चेंट गिल्ड का वास्ट सी शिप थ्री ओरिजिन सिटी के बंदरगाह पर आधे दिन के लिए रुका था। सामान उतारने के दौरान मैंने वास्ट सी शिप के सुपरवाइजर को किसी से बात करते हुए सुना। वह हंसते हुए एक युवा मार्शल आर्टिस्ट के बारे में बता रहा था जो बीच रास्ते में ही जहाज से उतर गया था। उसने कहा कि उस लड़के को उनके वास्ट सी शिप पर खास तौर पर रखी गई दासियों के साथ मजा करना नहीं आता। क्या बर्बादी है। उस युवा मार्शल आर्टिस्ट का नाम जतिन यश था। मुझे बस इतना ही पता है। क्या आप मेरे वंश को जिंदा रखेंगे? हम रखेंगे। एल्डर ने एक शैतानी हंसी हंसी और ग्रेट रिवर गैंग के लीडर चंद्रकांत का सिर टुकड़ों में उड़ गया। एल्डर जोरावर, हमारे स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट का अभी भी वास्ट सी मर्चेंट गिल्ड से संपर्क है ना? जहाज पर चढ़ते समय जतिन यश ने जो अपनी मंजिल बताई थी उसके बारे में पूछने के लिए तुरंत एक टेलिस्मैन मैसेज भेजो। हम उस सुराग का इस्तेमाल करके जांच करेंगे। ठीक है, जोरावर ने जवाब दिया। जैसे ही एल्डर और एल्डर जोरावर बाहर निकले, स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट का एक डीकन एक 2 साल के बेहोश बच्चे को गोद में लिए उनके पास आया और निर्देश मांगा। दोनों एल्डर्स, ये चंद्रकांत का सबसे छोटा बेटा है, हमें क्या करना चाहिए? पफ! स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के एल्डर ने अपनी एक उंगली उठाई और तुरंत ही उस 2 साल के बच्चे के माथे पर एक खूनी छेद हो गया, जिसे देखकर स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के डीकन का चेहरा कागज की तरह सफ़ेद पड़ गया। एक छोटा सा कमीना, क्या तुम चाहते हो कि हम इसे जिंदा छोड़ दें ताकि बड़ा होकर यह हमसे बदला ले सके? स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के एल्डर ने क्रूरता से हंसते हुए कहा। आम गैंग मेंबर्स का क्या करना है? पीले पड़े चेहरे वाले डीकन ने निर्देश मांगा। इस ग्रेट रिवर गैंग की हिम्मत तो देखो जो इतने सालों तक भैरवनाथ के साथ मिली हुई थी। ये सब लोग मौत के घाट उतारने लायक हैं। सबको मार डालो। PS, तीसरा अपडेट हाजिर है। एक पेंडिंग चैप्टर पूरा हो गया, अभी भी एक चैप्टर बकाया है। बहुत देर हो चुकी है, मैं उबासी ले रहा हूँ और सोने जा रहा हूँ। फ्लोटिंग क्लाउड केव की पहली मंजिल के अंदर बीचों बीच पूरी तरह से सोने का बना एक बहुत बड़ा पलंग रखा था, जिसे कई कीमती आभूषणों से सजाया गया था। केव की छत पर दर्जनों चमकते हुए मोती जड़े थे, जिनकी रोशनी बहते हुए सोने के पलंग पर पड़ रही थी, जिससे उसके खजाने जगमगा रहे थे। एक पल के लिए यश को ऐसा लगा जैसे वह किसी बेहद आलीशान शाही महल में आ गया हो। यश ने अंदाजा लगाया, सिर्फ यह एक बहुत बड़ा पलंग जो सोने से बना था, उसका वजन ही 2 से 3 हज़ार कैटी होगा। कीमती रत्नों को मिलाकर इस पलंग की कीमत 4 से 5 लाख स्वर्ण तेल के बराबर थी।
4 से 5 लाख स्वर्ण टेल बहुत बड़ी रकम नहीं थी। यश पहले ही करोड़ों स्वर्ण टेल खर्च कर चुका था। यश को जिस चीज ने हैरान किया वह ये सोने का पलंग था। ऐसा लग रहा था कि फ्लोटिंग क्लाउड केव का मालिक कोई बेहद खर्चीला और शौकीन इंसान था। इस सोने के पलंग के अलावा इस पहली मंजिल पर मौजूद ज्यादातर चीजें शुद्ध सोने की बनी थीं, जिनमें कई तरह के रत्न जड़े थे। यहाँ तक कि एक चेम्बर पॉट भी पन्ने से सजा हुआ था। यह मंजिल शायद फ्लोटिंग क्लाउड केव के मालिक का बेडरूम रहा होगा। एक कोने में यश को 10 से ज्यादा कंकाल मिले, जिन्हें देखकर लग रहा था कि वे सभी औरतों के थे। सभी की मौत एक ही तरह के घाव से हुई थी, एक ही तलवार के वार से सिर धड़ से अलग होना। यश कुछ उलझन में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि फ्लोटिंग क्लाउड केव में आखिर क्या हुआ था। क्या किसी दुश्मन ने हमला किया था? उन्होंने उन 10 से ज्यादा दासियों को मार डाला था। 20 से 30 लाख स्वर्ण टेल की दौलत और कंकालों के अलावा यश को पहली मंजिल पर कुछ और नहीं मिला। दीवार पर जड़े मोतियों की रोशनी के सहारे यश और अंदर की तरफ बढ़ता गया। 100 मीटर से भी कम चलने के बाद वह 9 सीढ़ियां उतरा और दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। दूसरी मंजिल बहुत बड़ी नहीं थी। इसकी बनावट, चारों दीवारों पर मौजूद किताबों की अलमारियां, शतरंज की टेबल और वाद्य यंत्रों की टेबल को देखकर लगता था कि यह फ्लोटिंग क्लाउड केव के मालिक का स्टडी रूम रहा होगा। बदकिस्मती से किताबों की अलमारियां बहुत पहले ही खाली हो चुकी थीं और सालों की दीमक से बची हुई किताबों की सिर्फ राख ही बाकी रह गई थी। स्टडी रूम के एक कोने में 8 और कंकाल पड़े थे, सभी औरतों के, और सभी के सिर एक ही तलवार के वार से कटे हुए थे। जैसे ही उसने तीसरे स्तर में कदम रखा, यश की आंखें फटी की फटी रह गईं। फ्लोटिंग क्लाउड केव के तीसरे स्तर के क्वाइट रूम में एक कंकाल ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ था। कंकाल के कूल्हों के नीचे रखा जैड का कुशन अभी भी बिल्कुल नया जैसा लग रहा था। लेकिन यश की नज़र कंकाल के बाएं हाथ पर पड़ी, जहां एक प्राचीन अंगूठी ढीली लटकी हुई थी। स्टोरेज रिंग। 3 कदम की दूरी को 2 में ही तय करते हुए यश उस स्टोरेज रिंग को निकालने वाला ही था। लेकिन उसे निकालने से पहले यश ने कंकाल के सामने सम्मान से सिर झुकाया। सीनियर, घुसपैठ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सावधानी से आसपास मुआयना करने के बाद यश ने कंकाल के बाएं हाथ से स्टोरेज रिंग निकाल ली। उसका डिवाइन थॉट रिंग के अंदर गया और स्टोरेज रिंग से रोशनी की एक किरण निकली, जिससे वह तुरंत यश के लिए एक्टिवेट हो गई। इसके मालिक की मौत के बाद इस रिंग पर से पुराना सोल इम्प्रिंट बहुत पहले ही मिट चुका था। हाई ग्रेड ट्रेजर रिंग। जैसे ही उसका डिवाइन थॉट स्टोरेज रिंग में दाखिल हुआ, यश बुरी तरह हैरान रह गया। यश के डिवाइन थॉट में 100 मीटर लंबी, चौड़ी और ऊंची एक जगह दिखाई दी। वह विशाल जगह किसी छोटी सी पहाड़ी को समाने के लिए काफ़ी थी। इसकी स्टोरेज क्षमता एक मीडियम ग्रेड स्टोरेज रिंग से 1000 गुना ज़्यादा थी। ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स में स्टोरेज वाले ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स बहुत आम थे, लेकिन हाई ग्रेड ट्रेजर रिंग्स बहुत दुर्लभ थीं। यश की जानकारी में मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के एल्डर्स, जिनमें काव्यांजलि, इंस्ट्रक्टर राघव और अन्य शामिल थे, सभी मीडियम ग्रेड ट्रेजर रिंग्स का ही इस्तेमाल करते थे। मीडियम ग्रेड ट्रेजर रिंग्स चांदी से खरीदी जा सकती थीं, लेकिन हाई ग्रेड ट्रेजर रिंग्स नहीं। वरना दुनिया भर में व्यापार करने वाले मर्चेंट गिल्ड्स को माल ले जाने के लिए सी बीस्ट वेसल्स जैसे विशाल जहाज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2 या 3 हाई ग्रेड ट्रेजर रिंग्स में रखा माल एक सी बीस्ट वेसल की क्षमता को टक्कर दे सकता था। बाकी सब बातों को एक तरफ रख दें तो आज फ्लोटिंग क्लाउड केव में मिली यह हाई ग्रेड ट्रेजर रिंग ही अपने आप में एक बहुत बड़ा खजाना थी। इस हाई ग्रेड ट्रेजर रिंग के अंदर की जगह बहुत विशाल थी और इसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ था। हालांकि पहले मिले सोने के पलंग की चकाचौंध के बाद इसके अंदर का सामान थोड़ा मामूली लग रहा था, भले ही उसकी तादाद चौंकाने वाली थी। सलीके से रखे गए लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स की गिनती यश के अंदाजे से करीब 1 लाख थी, जो कि एक बहुत बड़ी दौलत थी। लेकिन जिस चीज़ ने यश को सबसे ज़्यादा चौंकाया वह थी पहाड़ों जैसे लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स के बगल में रखी स्पिरिट क्रिस्टल्स की एक छोटी सी ढेरी। लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स हल्के हरे रंग के थे, जो बिना पॉलिश किए जैड की तरह लग रहे थे। उनका टेक्सचर गहरा था, लेकिन उनमें बहुत सारी अशुद्धियां भी थीं। उनके बगल में रखी स्पिरिट क्रिस्टल्स की छोटी ढेरी का रंग लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स से गहरा था, लेकिन उनकी क्वालिटी बेहद शुद्ध थी और उनसे गजब की एनर्जी निकल रही थी। मीडियम ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स। कम से कम 3000 मीडियम ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स। यश की आंखों में चमकती खुशी को छिपाना लगभग नामुमकिन था। स्पिरिट क्रिस्टल्स के बीच का एक्सचेंज रेट बहुत बड़ा चढ़ाकर था। एक मीडियम ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल के बदले 100 लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स मिल सकते थे। लेकिन इसके उलट अगर कोई 100 लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स देकर एक मीडियम ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल लेना चाहे तो इसका जवाब सिर्फ 2 शब्दों में था, बिल्कुल नहीं। बिना किसी हिचकिचाहट के यश ने वह हाई ग्रेड ट्रेजर रिंग अपनी उंगली में पहन ली और इसके अंदर के सभी स्पिरिट क्रिस्टल्स पूरी तरह से यश के हो गए। लेकिन यश को अंदर सफाई भी करनी थी। इन स्पिरिट क्रिस्टल्स के अलावा इस हाई ग्रेड ट्रेजर रिंग में बहुत सारा पानी, खाना, कई तरह की सामग्री, कपड़े और गहने थे जो न जाने कितने सालों से वहां रखे हुए थे। अंदर सबसे ज्यादा तादाद अलग अलग तरह के औरतों के कपड़ों की थी।
पूरी सफाई करने के बाद यश की नज़र अचानक दूसरी तरफ गई। एक कोने में भेड़ की खाल से बना एक सीक्रेट मैनुअल रखा हुआ था। स्टोरेज रिंग के अंदर होने की वजह से यह बहुत अच्छी हालत में बचा हुआ था। डिवाइन एबिलिटी मार्शल स्किल 5 पॉइजन सील। खास तौर पर डिवाइन एबिलिटी के 2 शब्दों ने यश को भीतर तक चौंका दिया। डिवाइन एबिलिटी मार्शल स्किल, यह असल में एक मेरिडियन फोर्जिंग डिवाइन एबिलिटी थी जिसे सिर्फ वेसल फोर्जिंग रेल्म के एक्सपर्ट ही कल्टीवेट कर सकते थे। मेरिडियन फोर्जिंग डिवाइन एबिलिटी असल में एक डिवाइन एबिलिटी मार्शल स्किल होती है, एक बेहद शक्तिशाली मार्शल स्किल जिसे किसी की इनेट ब्लडलाइन में पिरोया जा सकता है। सबसे निचले ग्रेड की डिवाइन एबिलिटी मार्शल स्किल हेवन रैंक लो ग्रेड की होती है। सेक्ट लीडर का अजूर जेड ग्रेट हैंड सील एक ऐसी ही डिवाइन एबिलिटी मार्शल स्किल थी जिसे कल्टीवेट करके मेरिडियन फोर्जिंग डिवाइन एबिलिटी में बदला जा सकता था। हेवन रैंक डिवाइन एबिलिटी मार्शल स्किल्स बेहद दुर्लभ और कीमती होती हैं। हालांकि यश फिलहाल इस डिवाइन एबिलिटी मार्शल स्किल 5 पॉइजन सील को कल्टीवेट नहीं कर सकता था, लेकिन इससे यश के लिए इसकी अहमियत कम नहीं होती थी। डिवाइन एबिलिटी मार्शल स्किल 5 पॉइजन सील को ध्यान से देखने के बाद यश को अचानक समझ में आ गया कि फ्लोटिंग क्लाउड केव के बाहर जहरीली मियास्मा, जहरीली मधुमक्खियां, जहरीले सांप और जहरीली चींटियां क्यों थीं। ये जहरीले जीव यकीनन 5 पॉइजन सील को कल्टीवेट करने की शर्तें रहे होंगे। ये कंकाल जो फ्लोटिंग क्लाउड केव में छिपा था, शायद इसी डिवाइन एबिलिटी मार्शल स्किल 5 पॉइजन सील को कल्टीवेट करने के इरादे से यहाँ आया होगा। और इस कंकाल को शानो शौकत पसंद थी और मारी गई वे दर्जनों औरतों के कंकाल यकीनन उसकी दासियों के रहे होंगे। उन्हें क्यों मारा गया, यह अब भी एक रहस्य था। हालांकि सामने पड़े कंकाल पर चोट का कोई निशान नहीं था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसकी मौत ध्यान करते वक्त हुई हो। ध्यान करते वक्त मौत। यश का दिमाग अचानक तेजी से दौड़ने लगा। क्या ये कंकाल वेसल फोर्जिंग रेल्म के किसी ऐसे बूढ़े मॉन्स्टर का हो सकता है जिसकी उम्र पूरी हो चुकी थी। यश की निराशा के लिए इस डिवाइन एबिलिटी मार्शल स्किल 5 पॉइजन सील के अलावा उस हाई ग्रेड ट्रेजर रिंग में कल्टीवेशन का कोई और सीक्रेट मैनुअल मौजूद नहीं था। हालांकि यह एक बहुत ही आम बात थी। जब किसी मार्शल आर्टिस्ट का कल्टीवेशन स्पिरिट गाइडिंग रेल्म तक पहुंच जाता है तो वे बातचीत के लिए साधारण जेड टेलिस्मैन बनाने के लिए अपने डिवाइन थॉट के एक अंश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर भविष्य में उनका कल्टीवेशन सोल सी रेल्म तक पहुंच जाता है तो अपनी बेहद शक्तिशाली डिवाइन सोल कल्टीवेशन के साथ वे आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने दिमाग में मौजूद ज्ञान वाले जेड टेलिस्मैन आसानी से बना सकते हैं। दूसरे शब्दों में, सोल सी रेल्म या उससे ऊपर के मार्शल आर्टिस्ट अपनी कल्टीवेशन की सीक्रेट मैनुअल्स को पूरी तरह से अपने दिमाग में रखते हैं। वे जब चाहें कल्टीवेशन के जेड टेलिस्मैन बना सकते हैं और एक बार सीख लेने के बाद वे आमतौर पर उन्हें अपने साथ नहीं रखते और न ही उन्हें स्टोर करते हैं। तीसरी मंजिल पर बने क्वाइट रूम के पीछे से अभी भी रोशनी आ रही थी। यश आगे बढ़ा और जल्द ही एक खोखले पहाड़ के पेट जैसी जगह में पहुंच गया। सैकड़ों मीटर ऊंचा और हजारों मीटर लंबा चौड़ा ये खोखला पहाड़, जिसकी दीवारों पर हाथों और तलवारों के निशान बने थे। ये खोखली जगह यकीनन उस कंकाल का ट्रेनिंग ग्राउंड रही होगी। लेकिन यश की नज़र पहाड़ की दीवार पर लिखी इबारत पर जाकर टिक गई। मैंने 6 साल की उम्र में मार्शल आर्ट्स सीखना शुरू किया, अपनी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत किया। जब 15 साल की उम्र में मेरी इनेट ब्लड लाइन सामने आई तो मेरे पास सिर्फ 4 मेरिडियन थीं। हालांकि मैंने 2 सालों में ही एसेंस रेल्म में प्रवेश कर लिया, जो एक हैरान करने वाली रफ्तार थी, लेकिन मेरे परिवार ने मुझे पूरी तरह से छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी इनेट ब्लड लाइन में सिर्फ 4 मेरिडियन थीं। मैं इसे मानने से इनकार करता हूँ कि ये शब्द किसी लोहे और चांदी के हुक की तरह चुभने वाले थे जो गुस्से और नाइंसाफ़ी के दर्द से भरे थे। इन शब्दों से यश को मानो एक ऐसा जिद्दी और न झुकने वाला नौजवान दिखाई दे रहा था। इसलिए मैं जियांगहू में अकेला निकल पड़ा, मौत के कई करीब से गुजरते हुए बचा और मुझे कई शानदार मौके मिले। आखिरकार 37 साल की उम्र में मैं स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म में पहुंच गया, जिसके बारे में परिवार के एल्डर्स का कहना था कि मैं जिंदगी भर वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला है। अपने कबीले में वापस लौटने पर कबीले के एल्डर्स बहुत हैरान हुए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मेरा कल्टीवेशन यहीं रुक जाएगा। मैं इसे मानने से इनकार करता हूँ। मैंने 43 सालों तक पूरी दुनिया छानी और 80 साल की उम्र में सोल सी रेल्म में प्रवेश किया। अपने कबीले में वापस लौटने पर पूरा कबीला सन्न रह गया, लेकिन कबीले के एल्डर्स पहले ही जंग में मारे जा चुके थे। तभी मुझे दाव के दिल और मार्शल आर्ट्स के रास्ते की समझ आई। हालांकि मेरी इनेट ब्लड लाइन की हदों की वजह से मेरे कल्टीवेशन की रफ्तार बहुत धीमी थी। 50 और सालों के बाद मेरा कल्टीवेशन पीक सोल सी रेल्म के करीब था और फिर मैं अब तक वहीं अटका हुआ हूँ। करीब 60 सालों तक कल्टीवेट करने के बाद भी मेरिडियन फोर्जिंग की कोई उम्मीद नहीं बची है और मेरी उम्र लगभग खत्म होने को है। जैसे जैसे मेरी मौत ध्यान करते हुए नज़दीक आ रही है, मैंने इस जिंदगी के बारे में सोचा जो सिर्फ इनेट ब्लड लाइन के फेर में सिमट कर रह गई। अगर मेरी इनेट ब्लड लाइन की रुकावटें न होती तो क्या मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल होती।
मैं पूरी दुनिया घूम सकता था, 9 आसमानों में शान से हंस सकता था। ये सोचकर मुझे नफरत होती है, गुस्सा आता है, मैं आग बबूला हो जाता हूँ। भाड़ में जाए ये आसमान। भाड़ में जाए ये आसमान के शब्द इतने जीवंत थे मानो उनमें अंतहीन गुस्सा भरा हो। दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे कोई शख्स आसमान की तरफ उंगली उठाकर खून के आंसू रोते हुए श्राप दे रहा हो, जिसे देखकर यश का चेहरा गंभीर हो गया। अगर किसी आने वाले को इस बूढ़े इंसान को देखने की किस्मत मिले तो याद रखना कि अपनी इन्नेट ब्लडलाइन को सुधारना सबसे पहले ज़रूरी है, वरना तुम भी मेरी तरह फ्लोटिंग क्लाउड की जिंदगी बनकर रह जाओगे। फ्लोटिंग क्लाउड मास्टर ने ये पैगाम छोड़ा है। पत्थर पर उकेरी गई इन लाइनों को देखकर यश का चेहरा गंभीर हो गया और अचानक उसके दिल में एक गहरी उदासी छा गई। फ्लोटिंग क्लाउड मास्टर के पास भी 4 मेरिडियन इन्नेट ब्लडलाइन थी और यश के पास भी 4 मेरिडियन इन्नेट ब्लडलाइन है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि फ्लोटिंग क्लाउड मास्टर का भविष्य ही यश का भविष्य है? निराशा का एक खौफनाक एहसास यश के सिर पर मंडराने लगा, जिससे वह बुरी तरह हताश हो गया। नहीं, ये नामुमकिन है। मेरा मार्शल दाओ का दिल फ्लोटिंग क्लाउड मास्टर की जिंदगी से कैसे प्रभावित हो सकता है? उसकी हार उसकी अपनी हार है और मेरा मार्शल दाओ का रास्ता मेरा अपना रास्ता है। जब तक मार्शल आर्ट्स के लिए मेरा दिल नहीं बदलता, भले ही मेरा मार्शल दाओ सोल सी रेल्म पर खत्म हो जाए, वही मेरी मंजिल है, मेरी कामयाबी है। क्योंकि यही वह मार्शल दाओ है जिसे मैं पाना चाहता हूँ। इस दुनिया में एक पहाड़ के पार हमेशा उससे भी ऊंचा पहाड़ होता है। मैं सिर्फ अपने मार्शल दाओ के रास्ते पर चलूंगा, इस बात की परवाह किए बिना कि दूसरों के लिए पहाड़ कितने ऊंचे हैं या नदियां कितनी लंबी हैं। इस विचार के आते ही यश के दिल में उठी उदासी पूरी तरह छंट गई। पल भर में यश फिर से जोश और लड़ने के जज्बे से भर गया। इसके अलावा फ्लोटिंग क्लाउड मास्टर 37 साल की उम्र में स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल में पहुंचा था। मैं अभी सिर्फ 18 का हूं और स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल से बस एक कदम दूर हूं। फ्लोटिंग क्लाउड मास्टर जैसा कोई मुझसे कैसे मुकाबला कर सकता है? यश का चेहरा एक बार फिर आत्मविश्वास से चमक उठा। यश ने अपना आत्मविश्वास वापस पाया और फ्लोटिंग क्लाउड केव की गहराइयों को खंगालना जारी रखा। एक संकरी और लंबी सीढ़ी को पार करने के बाद यश के सामने एक हल्का रंग बिरंगा लाइट गेट नजर आया। यश के मुंह से बेसाख्ता हैरानी की एक आह निकल गई। सीक्रेट रेल्म PS पहला अपडेट। हैरानी के बाद यश ने पैसेज के अंत में मौजूद उस रंग बिरंगे लाइट गेट को शांति से देखा। यश के मुंह से सीक्रेट रेल्म शब्द अचानक निकलने की खास वजह यह थी कि यह रंग बिरंगा लाइट गेट मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के हेवन एंड अर्थस्टोन फॉरेस्ट सीक्रेट रेल्म के लाइट गेट से बहुत मिलता जुलता था। मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के प्राचीन ग्रंथों में मौजूद रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस तरह के रंग बिरंगे लाइट गेट या तो धरती की नसों की ताकत जुटाकर शक्तिशाली लोगों द्वारा अपने कल्टीवेशन का इस्तेमाल करके ज़बरदस्ती बनाए जाते हैं, या फिर वे कुशल फॉर्मेशन मास्टर्स द्वारा फॉर्मेशंस की मदद से तैयार किए जाते हैं। पहला तरीका अक्सर किसी सीक्रेट मैंशन या खंडहर का प्रवेश द्वार होता है, जबकि दूसरा ज़्यादातर मामलों में एक टेलीपोर्टेशन का प्रवेश द्वार होता है। जहां तक इसके टेलीपोर्टेशन प्रवेश द्वार होने का सवाल था, यश को इसकी गुंजाइश बहुत कम लग रही थी। आम हालात में किसी फॉर्मेशन को चलाने के लिए स्पिरिट क्रिस्टल्स की ज़रूरत होती है। इस फ्लोटिंग क्लाउड केव को इतने लंबे वक्त से लावारिस छोड़ दिया गया था, यहां तक कि हाई ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स की एनर्जी भी अब तक खत्म हो चुकी होगी। ये बहुत मुमकिन है कि यह एक सीक्रेट रेल्म है। इस बात की तस्दीक होने पर यश ने उस रंग बिरंगे लाइट गेट में भारी तादाद में लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स फेंक दिए। लगभग 1000 लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स की एनर्जी को सोखने के बाद रंग बिरंगा लाइट गेट चमक उठा और एक धीरे धीरे घूमने वाला भंवर बन गया। आगे बढ़ते हुए यश उस लाइट गेट के भंवर में गायब हो गया। उस लाइट गेट के भंवर के पीछे एक चौकोर पत्थर का कमरा था। उस पत्थर के कमरे के अंदर बीच में बने एक मार्शल आर्टिस्ट की मूर्ति के अलावा और कुछ नहीं था। यह मूर्ति बहुत ही शानदार थी, जिसका दाहिना हाथ नीचे की तरफ झुकी हुई तलवार पकड़े हुए था और बाएं हाथ की तर्जनी उंगली तिरछी नीचे की तरफ इशारा कर रही थी, जिससे हर दिशा को नीची नज़र से देखने का एक दमदार और अच्छा लग रहा था। यश ने हालांकि अपनी त्योरियां चढ़ा लीं। ये सही नहीं था। अगर यह सिर्फ इतना ही था तो इसे बिल्कुल भी सीक्रेट रेल्म नहीं कहा जा सकता था। लेकिन अगर यह कोई साधारण जगह थी तो वहां भंवर वाला लाइट गेट क्यों था? पत्थर के कमरे के चारों ओर ध्यान से देखने और कोई भी अजीब चीज़ न मिलने के बाद यश ने एक बार फिर मार्शल आर्टिस्ट की मूर्ति पर अपनी नज़रें गड़ा दीं। मार्शल आर्टिस्ट की मूर्ति को सिर से पैर तक हर एक इंच ध्यान से जांचने और कुछ भी न मिलने के बाद यश मूर्ति के ठीक सामने खड़ा हो गया और उसे दूर से देखने लगा। आंखें। यश ने गौर किया कि जब सामने से देखा जाता है तो मार्शल आर्टिस्ट की मूर्ति की आंखें बहुत चमकीली लगती हैं। उसकी नज़रें तेज हुईं और यश ने मूर्ति की आंखों में गहराई से देखा। बूम! जैसे ही यश की नज़रें मार्शल आर्टिस्ट की मूर्ति की आंखों से टकराईं, यश की आंखों में मौजूद दुनिया अचानक उल्टी हो गई। उसका डिवाइन सोल कांप उठा और उसके दिमाग में अचानक कुछ अजीब सी तस्वीरें उभरने लगीं।
नीचे आसमान में एक सींग वाले, पीठ पर 2 पंख और इंसानी चेहरे वाले एक दानव की तेज दहाड़ गूंज रही थी। उसके पंखों की एक साधारण सी फड़फड़ाहट से एक बड़ा पहाड़ तुरंत 2 हिस्सों में बंट गया, जिससे धरती की आग भड़क उठी और लावा उबलने लगा। मुंह खोलकर एक ही सांस अंदर खींचने से धरती पर मौजूद दसियों हजार मील लंबी नदी का पानी उस दानव ने तुरंत सोख लिया, जिससे नदी का सूखा तल नजर आने लगा। करोड़ों कैटी नदी का पानी उसके पेट में जाने के साथ ही दानव के शरीर पर पानी की एक बेहद मोटी परत बन गई। दहाड़ घूमकर दहाड़ते हुए भयानक रोशनी बिखेरता एक पानी का गोला वॉर्ड रेल्म की तरफ फट पड़ा। पानी का गोला जहां से भी गुजरा, पहाड़ टूटकर धूल में मिल गए और अंतरिक्ष कई हिस्सों में ढह गया, जिससे भयानक काले छेद नजर आने लगे। वॉर्ड रेल्म में अचानक जैद जैसी एक तर्जनी उंगली प्रकट हुई, जो किसी उल्कापिंड की तरह उस खौफनाक पानी के गोले से टकराए। वूश, वह पानी का गोला एक ही उंगली के वार से चकनाचूर होकर नीचे बिखर गया और जमीन तुरंत एक विशाल समंदर में बदल गई। जैद जैसी वह उंगली बिना अपनी ताकत खोए उल्कापिंड की तरह उस बेहद मोटी पानी की परत को चीरती हुई सीधे सींग वाले दानव के माथे पर जा लगी। बैंग, उस दानव का शरीर पल भर में चिथड़ों में उड़ गया और गायब हो गया। जिस बात ने यश को सबसे ज्यादा चौंकाया वह ये थी कि उस उंगली की बची हुई ताकत कम नहीं हुई थी और वह सच में यश के माथे की तरफ भी किसी उल्कापिंड की तरह तेजी से आ रही थी। यश के पास बचने की कोई जगह नहीं थी, छिपने की कोई जगह नहीं थी और वह जैद रंग की तर्जनी उंगली ठीक उसके ऊपर आ लगी। बूम, पल भर में यश को ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग उबलने वाला हो और उसी वक्त उसके दिमाग में ढेर सारी जानकारी भर गई। जैसे ही यश ने अपने दिमाग को शांत किया और उसका डिवाइन सोल धीरे धीरे स्थिर हुआ, वह विशाल जानकारी एक विस्तृत टेक्स्ट में तब्दील हो गई, जिसमें कल्टीवेशन के तरीके भी शामिल थे। एक उंगली की तकनीक, उस उंगली से जो जानकारी मिली वह बहुत ज्यादा नहीं थी। यश की समझ और अंदाजे के हिसाब से ये सिर्फ एक उंगली की तकनीक थी जिसे मूर्ति में उकेरा गया था। उस निशान से मिली जानकारी के मुताबिक इस उंगली की तकनीक की ताकत सच में चौंकाने वाली थी। वह सींग वाला दानव एक ही सांस में दसियों हजार मील लंबी नदी का पानी सोख सकता था, जो एक ऐसे स्तर का वजूद था जिसके बारे में यश अभी कुछ नहीं जानता था। सींग वाले दानव का फेंका गया पानी का गोला अंतरिक्ष के भी टुकड़े टुकड़े कर सकता था, फिर भी उस एक उंगली ने उस भयानक दानव को चकनाचूर कर दिया था। पानी का गोला, करोड़ों कैटी पानी से बनी पानी की वह परत और वह गजब का ताकतवर सींग वाला दानव, ये सब इस एक उंगली से मारे गए थे, जिससे पता चलता था कि इस उंगली की ताकत कितनी खौफनाक थी। इस पल यश को अचानक ख्याल आया कि फ्लोटिंग क्लाउड मास्टर ने फ्लोटिंग क्लाउड केव को यहाँ इसलिए बसाया था क्योंकि इस सीक्रेट रेल्म को खोजने के बाद उसने जानबूझकर यहीं बसने का फैसला किया था। चूंकि वह इतना खुशकिस्मत था कि उसे यह खौफनाक फिंगर तकनीक मिल गई थी, यश ने थोड़ी देर सोचने के बाद वहीं पर कल्टीवेशन शुरू कर दिया। इस फिंगर तकनीक का कल्टीवेशन का तरीका बहुत कीमती था, लेकिन मूर्ति में उकेरी गई सींग वाले दानव को मारने वाली उस भयानक उंगली की दिशा उससे भी कहीं ज्यादा कीमती थी। आसान शब्दों में कहें तो ये खुद से पढ़ने और किसी मास्टर के मार्गदर्शन के बीच का फर्क था। और फिंगर तकनीक से उकेरी गई यह मार्शल आर्टिस्ट की मूर्ति इस वक्त यश के लिए एक ज्ञानी गुरु की तरह थी। यश जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और इस फिंगर तकनीक के रहस्यों को समझने लगा। 3 दिनों के बाद यश ने हल्के से अपनी तर्जनी उंगली उठाए और हवा पानी की तरह लहरा उठी, जिससे पत्थर की दीवार पर उंगली का एक बहुत ही हल्का निशान बन गया। ये ताकत मूर्ति में उकेरी गई उस उंगली की ताकत से कोसों दूर थी। जाहिर है यश ये भी समझता था कि भले ही वह इस फिंगर तकनीक में पूरी तरह से महारत हासिल कर ले, फिर भी उसके लिए एक उंगली से सींग वाले दानव को मारने वाली ताकत पाना नामुमकिन होगा, जैसा कि मूर्ति के निशान में दिखाया गया था। आखिरकार कोई मार्शल स्किल कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, उसे सपोर्ट करने के लिए कल्टीवेशन की ज़रूरत होती है। अगर कल्टीवेशन कम है तो मार्शल स्किल की पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह महसूस करते हुए कि उसके कल्टीवेशन में हमेशा किसी चीज़ की कमी थी, यश ने एक बार फिर मार्शल आर्टिस्ट की मूर्ति की आंखों की तरफ अपनी नज़रें गड़ा दीं। उस भयानक उंगली द्वारा दानव को मारने की प्रक्रिया यश के दिमाग में फिर से ताज़ा हो गई। एक दिन बाद यश ने फिर से अपनी उंगली उठाई। हिसस, हवा से एक हल्की सी चीखती हुई आवाज़ आई, लेकिन जब उंगली का सिरा पत्थर की दीवार से टकराया तो वह सिर्फ 3 इंच गहरा ही जा सका। यहाँ की पत्थर की दीवार इतनी सख्त थी कि अगर यश कोई चाल चले बिना सिर्फ स्पिरिचुअल पावर से भरे हाथ से भी वार करता तो वह कई इंच गहरा हाथ का निशान छोड़ सकता था। अपना सिर हिलाते हुए यश की नज़र फिर से मार्शल आर्टिस्ट की मूर्ति की आंखों पर टिक गई और वह फिर से उसे समझने लगा। ये समझने का सिलसिला 1 महीने तक चला। हर 1 या 2 दिन में यश अपनी आंखें खोलता और एक उंगली का वार करता। अगर वह संतुष्ट नहीं होता तो वह मार्शल आर्टिस्ट की मूर्ति में मौजूद फिंगर तकनीक के निशान को सक्रिय करता और उसे फिर से ध्यान से समझने की कोशिश करता। मूर्ति वाले सीक्रेट रेल में दाखिल हुए यश को आज 33वां दिन था। जिस पल आंखें बंद किए यश ने अपनी तर्जनी उंगली को हल्के से घुमाया, उसके शरीर से अचानक एक बेहद खौफनाक ऑरा निकलने लगा।
उस ऑरा की दहशत से फ्लोटिंग क्लाउड केव के बाहर मौजूद ब्लड डिवोरिंग वाइन्स डर से कांपने लगीं। यही वह पल था जब यश की आंखें अचानक खुल गईं। उसने अपनी तर्जनी उंगली आगे बढ़ाई और जोर से वार किया। पल भर में यश की तर्जनी उंगली एक उल्कापिंड की तरह उसके सामने करीब 10 मीटर दूर पत्थर की दीवार पर जा लगी। हिसस बूम! एक जोरदार धमाका और भयंकर कंपन एक साथ गूंज उठे, जिससे पूरा फ्लोटिंग क्लाउड केव जोरों से हिलने लगा, मानो धरती डोल रही हो और पहाड़ हिल रहे हों, और ऊपर से लगातार धूल और पत्थर के टुकड़े गिर रहे हों। सामने वाली पत्थर की दीवार पर किसी बच्चे के हाथ जितनी चौड़ाई का एक गहरा छेद हो गया था, मानो उसे किसी धारदार हथियार से काटा गया हो। 35 मीटर से भी ज्यादा। जब यश की एसेंस स्वॉर्ड फिंगर ने इसकी गहराई मापी तो वह खुद भी बुरी तरह हैरान रह गया। यश की एसेंस स्वॉर्ड फिंगर की मौजूदा लंबाई महज 11 झांग से थोड़ी ही ज्यादा थी, फिर भी यह उस उंगली से हुए गहरे छेद के आखिरी सिरे तक नहीं पहुंच पाई थी। एक उंगली जो पहाड़ में 35 मीटर से भी ज्यादा गहराई तक छेद कर सकती थी, ये ताकत तो शायद यश की मेरिडियन फोर्जिंग डिवाइन एबिलिटी की ओरिजिन स्वॉर्ड मेरिडियन भी हासिल ना कर पाए। हालांकि यश के पास अब और टेस्ट करने की ताकत नहीं बची थी। इस फिंगर तकनीक का इस्तेमाल करना बहुत थका देने वाला था। एक उंगली के वार के बाद यश को ऐसा लगा जैसे उसका सारा एसेंस, क्यूई और स्पिरिट लगभग खत्म हो गया हो, मानो उस एक उंगली ने उसकी पूरी ताकत समेटकर उसे बाहर निकाल दिया हो। इस फिंगर तकनीक का नाम क्या है? शुरुआत में यश ने इस फिंगर तकनीक का नाम हेवन शेकिंग फिंगर या शैटर्ड ज़ैड फिंगर या ऐसा ही कुछ रखना चाहा था। लेकिन इस फिंगर तकनीक को फ्लोटिंग क्लाउड केव में समझा गया था और इसमें यह भी भाव था कि एक उंगली से सब कुछ सिर्फ तैरते हुए बादल हैं। इसलिए यश ने बस इस फिंगर तकनीक का नाम फ्लोटिंग क्लाउड फिंगर रख दिया। बेशक इसमें फ्लोटिंग क्लाउड मास्टर की याद भी जुड़ी हुई थी। कई घंटों तक आराम करने के बाद यश ने मूर्ति वाले सीक्रेट रेल्म को छोड़ दिया और तीसरी मंजिल वाले क्वाइट रूम में लौट आया जहां फ्लोटिंग क्लाउड मास्टर ने आखिरी सांस ली थी। फ्लोटिंग क्लाउड मास्टर से इतने सारे फायदे मिलने के बाद यश कोई एहसान फरामोश इंसान नहीं था। उसने फ्लोटिंग क्लाउड केव में पास ही एक बड़ी सी कब्र बनाई, फ्लोटिंग क्लाउड मास्टर को दफनाया और वहां एक पत्थर का शिलालेख लगा दिया। सब कुछ समेटने के बाद यश फ्लोटिंग क्लाउड केव से निकलने की तैयारी करने लगा। वक्त का हिसाब लगाते हुए इल्यूसरी गॉड एम्पायर के पिल्किंग अग्नि के एल्केमी भट्टी शुरू करने में 1 महीने से भी कम समय बचा था। तैयारी करने के लिए यश को इल्यूसरी गॉड एम्पायर जल्दी पहुंचना था। फ्लोटिंग क्लाउड मास्टर ने स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल में पहुंचने से पहले अपने करीब 40 साल बर्बाद कर दिए थे, जिसे एक कदम धीमा हर कदम धीमा कहा जा सकता है, और आखिरकार उम्र खत्म होने की वजह से उनकी मौत हो गई। यश जाहिर तौर पर फ्लोटिंग क्लाउड मास्टर के नक्शे कदम पर नहीं चलने वाला था। स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल में एक दिन पहले पहुंचने का मतलब था भविष्य में ज्यादा वक्त मिलना, जिससे वह मार्शल दाव के रास्ते पर और आगे बढ़ सकता था। यश को पिल्किंग अग्नि द्वारा तैयार की जाने वाली स्पिरिट नर्चरिंग पिल हासिल करने का तरीका खोजना ही होगा। जब यश अंदर आया था तो उसे फ्लोटिंग क्लाउड केव में दाखिल होने के लिए 5 बाधाएं पार करनी पड़ी थीं। निकलते वक्त भी उसे स्वाभाविक रूप से 5 बाधाएं पार करनी ही थीं। यश की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब वह फ्लोटिंग क्लाउड केव के मुहाने पर पहुंचा और ब्लड डिवोरिंग वाइन के जंगल को पार करने के लिए आए स्पिरिट क्रिस्टल फेंकने की अपनी पुरानी चाल दोहराने ही वाला था। तभी फ्लोटिंग क्लाउड केव के प्रवेश द्वार पर मौजूद ब्लड डिवोरिंग वाइन का जंगल अचानक पानी की लहरों की तरह बिखर गया और वे सभी जमीन पर लेट गईं, जैसे यश से खौफ खाकर खुद उसके लिए रास्ता बना रही हों। ऐसा लगता है ये बहुत चालाक है ना? भले ही उन्होंने रास्ता साफ कर दिया था, यश फिर भी बहुत सावधान था। वह अपनी पूरी रफ्तार से ब्लड डिवोरिंग वाइन्स के ऊपर से चमकते हुए निकल गया। यश के वहां से जाते ही ब्लड डिवोरिंग वाइन्स का वह बड़ा सा झुंड फिर से खड़ा हो गया और उसने फ्लोटिंग क्लाउड केव को पूरी तरह से ढक लिया। ब्लड डिवोरिंग वाइन्स की रुकावट न होने पर उसके बाद आने वाला सांप और चींटियों का फॉर्मेशन, जहरीली मधुमक्खियों का फॉर्मेशन और नरभक्षी फूल, ये सभी यश के लिए जाने पहचाने थे और कोई परेशानी खड़ी नहीं कर सकते थे। ज्यादा से ज्यादा उसने बस अपने मुंह में एक छोटा सा जामुनी फूल दबा लिया जो खास तौर पर रंग बिरंगी जहरीली मियास्मा को बेअसर करने का काम करता था। 15 मिनट बाद यश ने पॉइजनस मियास्मा वैली को पीछे छोड़ दिया और उसकी परछाई झिलमिलाई वह आसमान की तरफ उड़ चला। PS, ये पहला अपडेट है। कल एक चैप्टर लिखने के बाद हमारे घर की बिजली कट गई, पावर कार्ड में बिजली खत्म हो गई थी और मैं पूरी रात अंधेरे में टटोलता रहा। पहले का बकाया 1 चैप्टर और कल का 1 चैप्टर मिलाकर अब मुझ पर 2 चैप्टर बकाया हैं। सोमवार से पिग 3 कर्ज चुकाने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। आज का दूसरा अपडेट बाद में आएगा, आधी रात से पहले जारी किया जाएगा। ग्वान किंगडम में एंताई माउंटेन के ठीक ऊपर स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के एल्डर जोरावर की आंखों से 3 फुट लंबी चमक निकली। उसके शरीर की पूरी ताकत उसकी आंखों में समा गई थी और उसकी चील जैसी पैनी नज़र बादलों और धुंध की परतों को चीरती हुई 100 मील के दायरे में होने वाली हर हलचल पर नज़र रख रही थी।
एक सोल सी रेल्म एक्सपर्ट के रूप में जब वह अपनी ताकत अपनी आंखों पर लगाता और अपने कल्टीवेशन को चरम पर धकेलता तो उसकी देखने की क्षमता हैरान करने वाली होती थी। एल्डर जोरावर जैसे सोल सी रेल्म के थर्ड लेवल वाले एक्सपर्ट के लिए कुछ ही सांसों में 100 मील के दायरे को छान मारना कोई बड़ी बात नहीं थी, हालांकि इसमें ऊर्जा की खपत भी बहुत ज़्यादा होती थी। जोरावर यहाँ क्यों भागता हुआ आया था और अपनी बड़ी बड़ी तांबे की तरह चमकती आंखों से क्यों घूर रहा था, इसकी सिर्फ एक ही वजह थी, यश को ठिकाने लगाना। अगर स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट में उन लोगों की लिस्ट बनाई जाए जो यश को मारना चाहते थे तो स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के एल्डर जोरावर का नाम सबसे ऊपर होगा। इसकी कोई और वजह नहीं थी। 5 नेशंस असेंबली के डेमन सोल बैटलफील्ड हादसे की वजह से स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट लगभग पूरी तरह से तबाह हो गया था। इससे न सिर्फ स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट को भारी नुकसान उठाना पड़ा बल्कि एक सेक्ट एल्डर के तौर पर जोरावर का रुतबा भी गिर गया, यहाँ तक कि वह अपने साथियों के बीच मजाक का विषय बन गया। डेमन सोल बैटलफील्ड के सामने आने के बाद से स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट को ऐसी करारी हार का सामना कभी नहीं करना पड़ा था। सबसे बड़ी बात, जोरावर के चुने हुए पर्सनल डिसाइपल रुद्र प्रताप और रुद्रदेव दोनों भाई भी यश के हाथों बेरहमी से मारे गए थे। इसलिए आधे महीने से भी पहले वास्ट सी मर्चेंट गिल्ड से खबर मिलने के बाद स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के एल्डर जोरावर सबसे ज्यादा सक्रिय थे। वह और एक और सेक्ट एल्डर लगभग तुरंत ही बिना रुके एंताई माउंटेन की तरफ दौड़ पड़े थे। फिर उन दोनों ने इलाके को बांट लिया और लाखों मील तक फैली एंताई माउंटेन की विशाल पर्वतमाला में यश के ठिकानों की तलाश शुरू कर दी। आमतौर पर आसमान से किसी की तलाश करना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है, लेकिन एक सोल सी रेल्म एक्सपर्ट कुछ ही सांसों में 100 मील का दायरा खोज सकता है। ऐसी रफ्तार और दोनों तरफ से होने वाले हमले को देखते हुए अगर यश एंताई माउंटेन रेंज के आसपास कहीं भी दिखाई देता तो उसके पकड़े जाने के आसार बहुत ज्यादा थे। इन कुछ दिनों में जोरावर पहले ही दसियों हजार मील छान चुका था, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर भी जोरावर ने हिम्मत नहीं हारी। उसका कल्टीवेशन उस मुकाम पर पहुंच गया था जहां उसके सब्र का पैमाना भी बहुत ऊंचा हो चुका था। अचानक दूर से रोशनी की एक लकीर चमकी और जोरावर के हाथ में आ गिरी। इसे पढ़ने के बाद जोरावर के चेहरे पर निराशा की एक झलक दिखाई दी। उस तरफ भी कुछ नहीं मिला। एल्डर जैन, तलाश का दायरा बढ़ाएं। अगले 10 दिनों तक और तलाश करें, फिर 10 दिन बाद फोहोंग रिवर पर मिलते हैं। पलक झपकते ही जोरावर के हाथ से एक टेलिस्मैन मैसेज उड़ गया। एल्डर जैन की बात करें तो उनका भी हाल जोरावर जैसा ही था। यश की वजह से हाल ही में उनकी काफ़ी बेइज्जती हुई थी, इसलिए वह भी यश को पकड़ने में बड़ी मुस्तैदी दिखा रहे थे। चूंकि एल्डर जैन हाल ही में थरी ओरिजिन सिटी में तैनात थे, इसलिए उन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि यश न सिर्फ थरी ओरिजिन सिटी में आएगा बल्कि वह उस ब्लड फॉक्स स्वॉर्ड भैरोनाथ को भी मार डालेगा, उस गद्दार को जिसे स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट दशकों से ढूंढ रहा था। और उसने भैरोनाथ का कटा हुआ सिर सेक्ट लीडर को एक शानदार तोहफे के रूप में पेश कर दिया। इस घटना से एल्डर जैन की बहुत बदनामी हुई और इसके लिए सेक्ट लीडर ने उन्हें कई बार फटकार भी लगाए। वो हमेशा से यश को जल्द से जल्द मौत की नींद सुलाना चाहते थे। हाँ, लगता है अब मेरा भी एक साथी बन गया है। ये सोचते हुए स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के एल्डर जोरावर के चेहरे पर मुश्किल से ही कोई मुस्कान आई। अचानक जोरावर की मुस्कान वहीं जम गई। उसके आगे बाईं तरफ करीब 10 मील की दूरी पर एक बहुत बड़ा बादल तेजी से उड़ता हुआ गुजरा। हाँ, एक बादल जो बाकी बादलों से बिल्कुल अलग था। बाकी बादल भी लगातार उड़ रहे थे, लेकिन वे नदी के पानी की तरह हवा के साथ एक ही दिशा में बह रहे थे। मगर वह अजीब सा बादल ऐसा था जैसे नदी में अचानक कोई शार्क आ गई हो जो तेजी से आगे बढ़ रही हो। एक पल के विचार के साथ ही जोरावर की परछाई झिलमिलाई और वह दूर से उसका पीछा करने लगा। 7 या 8 मील के दायरे में आते ही जोरावर की आंखें अचानक सितारों जैसी चमकीली हो गईं। आगे के वॉर्ड रेल में मौजूद सच और झूठ हर एक बारीकी उसकी आंखों के सामने साफ हो गई। उस बादल के अंदर 10 मीटर से भी ज्यादा लंबा एक काला बाघ अपने मांसल पंखों को फैलाए तेजी से उड़ रहा था। जैसे ही उसने अपने मांसल पंख फड़फड़ाए, बड़ी मात्रा में क्लाउड क्यूई इकट्ठा हो गई, जिससे वह पहले वाला अजीबोगरीब नज़ारा बन गया था। ये देखते ही जोरावर की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि इस अजीबोगरीब बाघ के ऊपर एक मार्शल आर्टिस्ट भी सवार था। काला बाघ, मांसल पंख, बादल इकट्ठा करना, क्लाउड विंग टाइगर। स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के एल्डर जोरावर की आंखों में खुशी की एक लहर दौड़ गई। यश के पास क्लाउड विंग टाइगर होने की बात अब कोई राज नहीं रह गई थी। बच्चे, तू चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, आज तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। अपनी परछाई के एक झटके के साथ जोरावर उसके पीछे दौड़ पड़ा। क्लाउड विंग टाइगर द्वारा बनाए गए बादलों के बीच सवार यश अपनी आधी आंखें बंद किए किसी सोच में डूबा हुआ था। फ्लोटिंग क्लाउड केव में फ्लोटिंग क्लाउड मास्टर की लिखी आखिरी पंक्तियों में एक बात थी जिसने यश पर गहरा असर डाला था। अगर किसी आने वाले को मुझे देखने की किस्मत मिले तो याद रखना कि अपनी इनेट ब्लडलाइन को सुधारना सबसे पहले जरूरी है। फ्लोटिंग क्लाउड मास्टर के शब्द एक बहुत ही अहम मुद्दे की तरफ इशारा कर रहे थे।
इन्नेट ब्लडलाइन ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे बदला न जा सके, इसे बेहतर बनाया जा सकता था। यश के शरीर पर यह बात पहले ही साबित हो चुकी थी। शुरुआत में यश के पास सिर्फ 3 मेरिडियन वाली मीडियम ग्रेड ब्लडलाइन टैलेंट थी। बाद में बहुत सारा स्टोन मैरो स्पिरिट लिक्विड पीने के बाद उसका ब्लडलाइन टैलेंट अनजाने में ही सुधरकर 4 मेरिडियन का हो गया था। ये कहा जाना चाहिए कि फ्लोटिंग क्लाउड मास्टर को शायद इन्नेट ब्लडलाइन सुधारने के कुछ तरीके मिल गए थे, लेकिन उसने उन्हें कहीं दर्ज नहीं किया। दूसरे शब्दों में, इन्नेट ब्लडलाइन को सुधारने के तरीके ज़रूर मौजूद होंगे और यश को लगा कि उसे भविष्य में इसी दिशा में कोशिश करनी चाहिए। अगर मुझे स्टोन मैरो स्पिरिट लिक्विड जैसा कोई और आसमानी खजाना मिल जाए। अचानक यश के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। यश के दिल में अचानक खतरे का एक बहुत बड़ा सायरन बजने लगा। दहाड़। लगभग उसी पल क्लाउड विंग टाइगर लिटिल कैट ने भी एक बाघ जैसी दहाड़ के साथ यश को आने वाले खतरे के लिए आगाह कर दिया। पल भर में घूमना। जैसे ही यश ने अपना सिर घुमाया, बिजली जैसी एक तलवार की रोशनी बादलों और धुंध की परतों को चीरती हुई सीधे यश की तरफ आ रही थी। उस तलवार की रोशनी के अंदर एक बेहद खौफनाक ऑरा मौजूद था। उस जाने पहचाने ऑरा को महसूस करते ही यश का चेहरा पीला पड़ गया। सोल सी रेल्म के एक एक्सपर्ट ने मुझ पर घात लगाकर हमला किया है। बिजली जैसी उस स्वॉर्डलाइट की रफ्तार बहुत ही तेज थी। यश ने जैसे ही उसे देखा, वह लगभग उस तक पहुंच चुकी थी। अगर क्लाउड विंग टाइगर के खुद के उड़ने की रफ्तार इतनी तेज न होती जिससे बिजली जैसी स्वॉर्डलाइट की रफ्तार में फर्क आ गया था, तो वह यकीनन यश को लग चुकी होती। लेकिन इसके बावजूद यश के पास बचने का वक्त बहुत ही कम था। सहज रूप से यश की नज़रें ठहर गईं। उसकी साफ आंखों में अचानक खुशी या दुख का कोई भाव नहीं बचा। उसकी बाईं तर्जनी उंगली पर अचानक ज़ेड का रंग छा गया और एक चौंका देने वाला ऑरा पल भर में उभर आया। यश ने अपनी उंगली आगे की तरफ तान दी। फ्लोटिंग क्लाउड फिंगर। चिरप। यश के सामने की हवा पानी की तरह लहरा उठी और ज़ेड रंग की उंगली से निकली रोशनी किसी उल्कापिंड की तरह बिजली जैसी स्वॉर्ड लाइट से जा टकराए। यश, इस बार तू कैसे बचने की सोच रहा है? पीछे से पीछा कर रहे स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के एल्डर जोरावर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। अचानक जोरावर के चेहरे की वह मुस्कान वहीं जम गई। ये कैसे मुमकिन है? वॉर्ड रेल में उस जेड रंग की तर्जनी उंगली ने जो वार किया, उसने सच में उस बिजली जैसी स्वॉर्ड लाइट को आधे से ज्यादा चकनाचूर कर दिया। इस रुकावट की वजह से बिजली जैसी स्वॉर्ड लाइट का बचा हुआ आधा हिस्सा बहुत कमजोर हो गया। वह सिर्फ यश के प्रोटेक्टिव ऑरा को ही तोड़ पाया और यश की उंगली पर एक हल्का सा कट लगा दिया। जाहिर है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जैसे ही उसे खतरे का एहसास हुआ, क्लाउड विंग टाइगर लिटिल कैट बेतहाशा उड़ने लगा था, तब भी जब यश दुश्मन से मुकाबला कर रहा था। रफ्तार के इस फर्क ने बिजली जैसी स्वॉर्ड लाइट की ताकत को भी बहुत कम कर दिया था। एल्डर जोरावर। इस वक्त यश ने आखिरकार साफ तौर पर देख लिया था कि उस पर घात लगाकर किसने हमला किया है। लगभग उसी वक्त यश का डिवाइन थॉट हरकत में आया और उसने खामोशी से अपनी बाहों में मौजूद वॉर सोल ब्लड बैनर को सक्रिय कर दिया। एक खूनी रोशनी तुरंत क्लाउड विंग टाइगर लिटिल कैट के शरीर में समा गई। दहाड़। बाघ की एक दहाड़ के साथ क्लाउड विंग टाइगर लिटिल कैट के मांसल पंख फड़फड़ाने लगे, जिससे अचानक और भी भारी मात्रा में क्लाउड क्यूई इकट्ठा होने लगी और उसके उड़ने की रफ्तार लगभग दोगुनी हो गई। ये नज़ारा देखकर एल्डर जोरावर की आंखें फटी की फटी रह गईं। अगर उसने ये तय नहीं किया होता कि यह शख्स यश ही है, तो उसे लगभग यही लगता कि उसने किसी और को यश समझ लिया है। एक पीक स्पिरिट गाइडिंग रेल्म का मार्शल आर्टिस्ट मुझ जैसे सोल सी रेल्म के शक्तिशाली एक्सपर्ट के घात लगाकर किए गए हमले के बावजूद पूरी तरह से बाल बाल बच गया, सिर्फ उसकी उंगली पर ही खरोंच आई। अगर यह बात किसी को बताई जाए तो ये सीधे एक किंवदंती बन जाएगी। यश, मेरे लिए यहीं रुक जा। एक गुस्से भरी दहाड़ के साथ स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के एल्डर जोरावर की परछाई बिजली की चमक की तरह क्लाउड विंग टाइगर पर सवार यश का बेतहाशा पीछा करने लगी। इस दौड़ ने एल्डर जोरावर को थोड़ा हक्का बक्का कर दिया। वह उसे पकड़ नहीं पा रहा था। वह एक सोल सी रेल्म का शक्तिशाली एक्सपर्ट, एक अर्थ रैंक मीडियम ग्रेड के उड़ने वाले याओ बीस्ट को नहीं पकड़ सकता। क्या यह मुमकिन है? अगर उसने अपनी आंखों के सामने यश को हाथ से जाने दिया तो खुद जोरावर को भी यही लगेगा कि यह सिर्फ एक कहानी हो सकती है, कोई हकीकत नहीं। लेकिन सच यही था, पकड़ नहीं सका। उसे क्या पता था, वॉर सोल ब्लड बैनर की ताकत से क्लाउड विंग टाइगर लिटिल कैट की रफ्तार लगभग दोगुनी हो गई थी, जो सीधे एक अर्थ रैंक हाईग्रेड याओ बीस्ट की रफ्तार के करीब पहुंच गई थी। और एक ही रेल में उड़ने वाले याओ बीस्ट्स की रफ्तार का मुकाबला मार्शल आर्टिस्ट्स नहीं कर सकते थे। सोल सी रेल्म सिर्फ एक अर्थ रैंक हाई ग्रेड याओ बीस्ट के ही बराबर था। लेकिन फिर भी ज़्यादातर मामलों में शिकार याओ बीस्ट्स का ही होता था, क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट्स के पास कल्टीवेशन तकनीक और गुप्त कलाएं होती थीं। लानत है। स्वॉर्ड ओरिजिन ब्लड एवेशन। एक धीमी गुर्राहट के साथ जोरावर ने अपनी जीभ के सिरे को काटा और अचानक ओरिजिन एसेंस खून की एक घूंट थूक दी। तलवार की एक चमक के साथ जोरावर के पैरों के नीचे अचानक एक खूनी स्वॉर्ड लाइट दिखाई दी।
जैसे ही उसने खूनी स्वॉर्ड लाइट पर कदम रखा, जोरावर की रफ्तार तुरंत लगभग दोगुनी हो गई। यह उनके स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के बड़े अधिकारियों की जिंदगी बचाने वाली एक खास सीक्रेट मैनुअल थी। स्वॉर्ड ओरिजिन ब्लड एवेशन को चालू करने के बाद 15 मिनट के भीतर उनके उड़ने की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। एक ही रेल में बहुत कम लोग ही उन्हें पकड़ सकते थे। स्वॉर्ड ओरिजिन ब्लड एवेशन के चालू होते ही जोरावर के उड़ने की रफ्तार क्लाउड विंग टाइगर लिटिल कैट से भी ज्यादा हो गई, जिसे वॉर सोल ब्लड बैनर से बढ़ावा मिला था। दोनों के बीच जो थोड़ी सी दूरी बनी थी वह अब तेजी से कम हो रही थी। यश, जिसने अभी अभी राहत की सांस ली थी, अचानक बेहद गंभीर हो गया। जोरावर की खौफनाक रफ्तार को देखते हुए वह 100 से भी कम सांसों में यश तक पहुंच जाएगा। हालांकि यश की फ्लोटिंग क्लाउड फिंगर ने जोरावर की आधी स्वॉर्ड लाइट को पहले ही तोड़ दिया था, लेकिन कल्टीवेशन में फर्क बहुत ज्यादा था, पूरे 2 बड़े रेल्म का फर्क। अगर यश का कल्टीवेशन स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के चौथे या 5वें स्तर का होता तो शायद वह थोड़ी बहुत टक्कर दे पाता। लेकिन यश के मौजूदा पीक स्पिरिट गाइडिंग रेल्म कल्टीवेशन के साथ अगर वह सीधे आमने सामने की टक्कर लेता तो स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट का एल्डर जोरावर यकीनन उसे पल भर में मार देता। एक ही पल में यश लगभग मौत के मुंह में जा पहुंचा था। इसे कैसे तोड़ा जाए? यश की भौहें एक गहरी लकीर में तन गई थीं, लेकिन कुछ ही सांसों में उसकी भौहें फिर से ढीली पड़ गईं। लगता है सिर्फ ऐसा करने से ही मुझे आज बचने की एक किरण मिल सकती है। PS, दूसरा अपडेट आ गया। आमतौर पर अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मन को हराने के लिए कोई भी अपनी जान की बाजी लगाने, अचानक हमला करने, उन्हें चौंकाने, पहले से जाल बिछाने या सही वक्त और जगह का फायदा उठाने की कोशिश करता है। ये वो नतीजे थे जिन तक यश अपने खुद के तजुर्बों से पहुंचा था। लेकिन जब सामने दुश्मन की ताकत हद से ज्यादा हो तो जान की बाजी लगाना, अचानक हमला करना, उन्हें चौंकाना और यहां तक कि जाल बिछाना भी किसी काम का नहीं रहता। जैसे यश का अभी स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के एल्डर जोरावर से सामना हो रहा था। एक सोलसी रेल्म का शक्तिशाली एक्सपर्ट था, जबकि दूसरा महज पीक स्पिरिट गाइडिंग रेल्म पर था, पूरे 2 बड़े रेल्म का फर्क। उनके कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा फासला था। अगर उसका सामना किसी स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट से होता तो यश की ओरिजिन स्वॉर्ड मेरिडियन और हाल ही में सीखी गई फ्लोटिंग क्लाउड फिंगर कोई चौंकाने वाली जीत दिला सकती थी, लेकिन सोलसी रेल्म के जोरावर के सामने इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। शुरुआत में यश को क्लाउड विंग टाइगर लिटिल कैट और वॉर सोल ब्लड बैनर का ही भरोसा था। अगर उसका सामना किसी स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट से होता और वह जीत नहीं पाता तो कम से कम वह वहां से बचकर तो निकल ही सकता था। यश जानता था कि स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म का 5वें स्तर का एक्सपर्ट ब्लड फॉक्स स्वॉर्ड शहर के बाहर घात लगाए बैठा हो सकता है, लेकिन फिर भी उसने बाहर निकलने की हिम्मत जुटाई और उसका यही एक सहारा था। क्लाउड विंग टाइगर लिटिल कैट की रफ्तार वॉर सोल ब्लड बैनर की ताकत से एक सोलसी रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट के बराबर हो गई थी। लेकिन जोरावर के पास भी उड़ने की एक गुप्त कला थी, जिसने यश का आखिरी सहारा भी तोड़ दिया। एक ही पल में यश एक ऐसी मुश्किल में घिर गया था जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। एक ज्यादा ताकतवर दुश्मन को हराने के ज्यादातर तरीके उस अथाह ताकत के आगे बेकार थे, लेकिन वक्त और जगह का सही इस्तेमाल कभी कभी उस ताकत के खिलाफ भी पूरा फायदा दे सकता है। लेकिन हर तरफ बादलों से घिरे इस वॉर्ड रेल्म में यश को फायदा उठाने के लिए कोई सही वक्त या जगह कहाँ मिल सकती थी? यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन एक जगह ऐसी जरूर थी जहाँ ये सब था, पॉइजनस मियास्मा वैली। पॉइजनस मियास्मा वैली के अंदर की चुनौतियां बेहद खतरनाक थीं। वहाँ स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट भी अपनी जान गंवा बैठते थे। यश को नहीं पता था कि पॉइजनस मियास्मा वैली के जहर सोलसी रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट्स को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन वे शायद उन्हें रोक नहीं पाएंगे। यश को बस यही उम्मीद थी कि घाटी उसे जिंदा बचने का एक मौका दे सके। कम से कम अभी के लिए 15 मिनट से भी कम समय में स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट का एल्डर जोरावर दर्जन भर ली की दूरी तय करके उसे पकड़ लेगा और यश को आसानी से मार देगा। यश चाहे जितना भी दिमाग लगा ले, पॉइजनस मियास्मा वैली के अलावा उसे बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझ रहा था जिसका वो फायदा उठा सके। बदकिस्मती से यश इस वक्त पॉइजनस मियास्मा वैली से 200 ली से भी ज्यादा दूर था। पॉइजनस मियास्मा वैली की जगह का फायदा उठाने के लिए यश के सामने सबसे पहली चुनौती वहां वापस लौटना थी। बस यही एक रास्ता है। यश की नज़रें अचानक बेहद तीखी हो गईं। अगले ही पल तेजी से उड़ता हुआ क्लाउड विंग टाइगर लिटिल कैट नीचे की तरफ गोता लगाने लगा। जैसे जैसे वह नीचे गया, भारी मात्रा में क्लाउड क्यूई इकट्ठा होने लगी, जिससे यश की परछाई धुंधली पड़ गई। स्वॉर्ड ओरिजिन ब्लड एवेशन कर रहे जोरावर ने यह देखा और तेजी से उसने भी नीचे गोता लगाया। कुछ ही सांसों के बाद उसने फिर से यश की परछाई को निशाने पर ले लिया और जोरावर के चेहरे पर अचानक हैरानी का भाव आ गया, क्योंकि उसने देखा कि यश ने अपनी दिशा बदल ली है। शुरुआत में वह और यश दोनों सीधे पूर्व की ओर उड़ रहे थे, लेकिन इस दिशा बदलने के साथ यश ने तिरछे होकर उत्तर की ओर रुख कर लिया था। इससे तुरंत ही उनके बीच की दूरी 4 ली और कम हो गई। इस बात ने जोरावर को बहुत खुश कर दिया,
क्योंकि उसके स्वॉर्ड ओरिजिन ब्लड इवेशन को चलाने के लिए उसे अपना ओरिजिन वाइटल एसेंस बाहर निकालना पड़ता था। अपने ओरिजिन वाइटल एसेंस का हर एक अतिरिक्त बूंद बाहर निकालने पर उसे बाद में ठीक होने के लिए 3 से 4 महीने तक कड़ा कल्टीवेशन करना पड़ता। 15 ली, 13 ली, 11 ली, दोनों के बीच की दूरी तेजी से कम हो रही थी और पीछा करने की दिशा धीरे धीरे उत्तर की ओर मुड़ गई थी। अचानक यश की परछाई फिर घूमी और उसने उत्तर से दिशा बदलकर पश्चिम की ओर रुख कर लिया। पल भर में दोनों के बीच की दूरी 4 ली और कम हो गई, जो अब 7 ली से भी कम रह गई थी। जोरावर फिर से खुशी से झूम उठा। उसने ओरिजिन वाइटल एसेंस की एक बूंद बाहर निकाली और स्वॉर्ड ओरिजिन ब्लड इवेशन की धुंधली रोशनी एक बार फिर चटक लाल हो गई, जिससे उसकी रफ्तार तेजी से बढ़ गई। 5 ली, 4 ली, यश बस मरने का इंतजार कर। स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के एल्डर जोरावर की आंखों से खौफनाक और तेज रोशनी निकली। बस अगले 60 सांसों के वक्त में वह उनके बीच की दूरी को 1 ली के अंदर तक कम कर देगा। एक बार दूरी 1 ली के अंदर आ गई तो यह यश के लिए मौत का फरमान होगा। वूश वूश वूश। वॉर्ड रेल में तेज हवा की चुभने वाली आवाज खास तौर पर कानों को परेशान करने वाली थी। ग्रीन विंग स्पिरिट एरो की 3 लगातार चमक बिजली की तरह स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के एल्डर जोरावर पर जा लगीं। हिस्सस। ये देखकर जोरावर की सांस अटक गई। अपने शक्तिशाली डिवाइन थॉट के एक झटके के साथ उसका प्रोटेक्टिव ऑरा तुरंत चमक उठा। वह ज़ेड की रोशनी के साथ शीशे जैसा साफ और चमकदार हो गया, मानो उसने ज़ेड के रंग का कोई कवच पहन लिया हो। जोरावर भी लाचार था। उसके उड़ने की रफ्तार खुद बहुत तेज थी और ग्रीन विंग स्पिरिट एरो की उन 3 लगातार चमक की रफ्तार बिजली से भी तेज थी। वे एक दूसरे की तरफ भी बढ़ रहे थे, इसलिए उसके पास भी बचने का कोई मौका नहीं था और उसे सीधा वार झेलना पड़ा। बैंग। ग्रीन विंग स्पिरिट एरो की पहली चमक जोरावर के सीने पर जोर से लगी और इससे उठी शॉकवेव ने हवा को लहरों की तरह कंपा दिया। जोरावर के शरीर को ऐसा लगा जैसे वह किसी पहाड़ से टकरा गया हो। उसकी रफ्तार अचानक गिर गई और उसे इतनी बेचैनी हुई कि उसे लगभग खून की उल्टी हो गई। लेकिन जोरावर के सीने पर मौजूद ज़ेड के रंग के कवच पर एक दरार तक नहीं आई। बैंग बैंग। बाकी की 2 ग्रीन विंग स्पिरिट एरो की चमक लगभग एक साथ जोरावर के सीने पर टकराई और रोशनी का एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे जोरावर की परछाई कुछ मीटर पीछे की तरफ लड़खड़ा गई। हिस्सस। इस बार बुरी तरह हैरान होने की बारी यश की थी। यश ने ग्रीन विंग डिवाइन बो से लगातार 3 तीर चलाए थे, फिर भी वह जोरावर को जरा सा भी घायल नहीं कर पाया था। ग्रीन विंग स्पिरिट एरो के लगातार 3 वार लगभग जोरावर के प्रोटेक्टिव ऑरा पर एक ही जगह लगे थे, या यूं कहें कि उसके ज़ेड रंग के कवच पर। लगातार 3 तीरों के बाद भी ज़ेड रंग का वह कवच नहीं टूटा था। यश की नज़रों ने सिर्फ इतना ही देखा कि ज़ेड के रंग के कवच पर दरारें आ रही हैं, लेकिन जोरावर की स्पिरिचुअल पावर घूमी और वह तुरंत ठीक हो गया। इस प्रोटेक्टिव ऑरा की ताकत कुछ ज़्यादा ही खौफनाक नहीं है। यश ने सोलसी रेल में एक्सपर्ट्स के बीच कई लड़ाइयाँ देखी थीं, लेकिन इतनी हैरतअंगेज रक्षा करने वाला प्रोटेक्टिव ऑरा सच में उसके लिए पहली बार था। यश ने शुरू में सोचा था कि ग्रीन विंग डिवाइन बो से निकले उसके लगातार 3 तीर भले ही जोरावर को गंभीर रूप से घायल न कर पाएं, लेकिन कम से कम उसे कुछ नुकसान तो पहुंचाएंगे ही। लेकिन अब वह जोरावर के प्रोटेक्टिव ऑरा को भेद भी नहीं पा रहा था, जिसने यश को बहुत चौंका दिया। यश का अंदाजा था कि जोरावर ने यकीनन कोई बहुत ही ताकतवर रक्षा वाली कल्टीवेशन तकनीक सीखी होगी। खैर, हैरानी अपनी जगह, यश का मकसद पूरा हो चुका था, जो कि अपने और जोरावर के बीच की दूरी को बढ़ाना था। यश के लगातार 3 तीरों ने जोरावर की रफ्तार को तुरंत शून्य पर ला दिया था। न सिर्फ उसकी रफ्तार शून्य हो गई, बल्कि इससे उसे लगभग 2 सांसों के वक्त की देरी भी हो गई। सिर्फ 2 सांसों के वक्त को कम मत समझिए। वॉरसोल ब्लड बैनर की ताकत से लैस क्लाउड विंग टाइगर लिटिल कैट एक सांस में 200 मीटर से ज्यादा उड़ सकता था। इन 2 सांसों के वक्त ने तुरंत 1 ली की दूरी बढ़ा दी थी। और जब तक जोरावर अपनी रफ्तार को फिर से चरम पर लाता और उसका पीछा करता, तब तक 10 सांसें और गुजर चुकी होंगी। 10 सांसों के बाद यश ने पहले ही लगभग 10 ली की दूरी फिर से बना ली थी। इस नज़ारे ने जोरावर को इतना गुस्सा दिलाया कि उसका खून खौलने लगा। और अपने गुस्से के बावजूद जोरावर के पास खून की उल्टी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। खैर, उसे ओरिजिन वाइटल एसेंस का एक और बूंद बाहर निकालना पड़ा और एक बार फिर बेतहाशा यश का पीछा करने के लिए स्वॉर्ड ओरिजिन ब्लड इवेशन का इस्तेमाल करना पड़ा। 100 सांसों के बाद लाल आंखों वाले जोरावर ने एक बार फिर अपने और यश के बीच की दूरी को 4 ली तक कम कर दिया था। बदकिस्मती से तेज हवा की वह डरावनी आवाज़ फिर से गूंज उठी। वूश वूश वूश। ग्रीन विंग स्पिरिट एरो की 3 चमक एक बार फिर मोतियों की लड़ी की तरह जोरावर की तरफ फट पड़ी। इस वक्त क्लाउड विंग टाइगर लिटिल कैट की पीठ पर सवार यश ने जोरावर को देखकर दांत भी निपोड़ दिए। गुस्से से जोरावर के फेफड़े फटने वाले हो रहे थे। बैंग बैंग बैंग। लगातार 3 ग्रीन विंग स्पिरिट एरो का वार झेलने वाला जोरावर घायल तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी रफ्तार, जो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, अचानक फिर से शून्य हो गई।
जब तक उसने दोबारा रफ्तार पकड़ी तब तक उसके और यश के बीच की दूरी फिर से 10 ली तक बढ़ चुकी थी। ये पीछा पल भर में ही ऐसे ना सुलझने वाले चक्र में फंस गया। अगर जोरावर क्लाउड विंग टाइगर लिटिल कैट पर सवार यश को पकड़ना चाहता था तो उसे अपनी रफ्तार को चरम पर धकेलना ही था, वरना वह यश को पकड़ ही नहीं सकता था। लेकिन अगर वह अपनी रफ्तार को चरम पर धकेलता है तो वह यश के लगातार 3 तीरों से नहीं बच सकता था। जाहिर है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि दूरी बहुत कम थी। यश हमेशा तब तीर चलाता था जब वह चार्ली से कम दूरी पर होता था, जिससे उसके लिए बचना नामुमकिन हो जाता था। ऐसा लगातार 5 बार हुआ, जिससे जोरावर को इतना गुस्सा आया कि वह खून की उल्टी करने लगा। इस तरह की रस्साकशी जोरावर के लिए बहुत थका देने वाली थी और इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ रही थी। यहाँ तक कि एक सोल्सी रेल मैक्स पर भी ज़्यादा ओरिजिन वाइटल एसेंस बाहर निकालना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जोरावर की गुस्से से भरी हालत देखकर यश को भी एक पल के लिए लगा कि क्यों न इसे चालू रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आधा दिन या पूरा दिन लगेगा जोरावर को थकाने में। यश को ये यकीन नहीं था कि जोरावर 10 या 100 घूंट ओरिजिन वाइटल एसेंस बाहर निकाल सकता है, 1000 की तो बात ही छोड़िए। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद यश ने आखिरकार इस खतरनाक ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दिया। ये टालने वाली तरकीब बहुत जोखिम भरी थी। एक छोटी सी भी गड़बड़, कोई अनहोनी घटना या रास्ते में किसी दखल देने वाले का आ जाना यश को ऐसी मुश्किल में डाल देता जहां से निकलना नामुमकिन हो जाता। पॉइजनस मियास्मा वैली आगे ही थी, जो बचने का एक बेहतर रास्ता दे रही थी, इसलिए यश को ऐसा कोई जोखिम उठाने की ज़रूरत नहीं थी। कमीने, जब तू बाद में मेरे हाथों में पड़ेगा तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा, तेरी नसें खींच लूंगा और तेरी हड्डियों को पीस कर राख कर दूंगा। जोरावर ने, जिसे यश के लगातार 3 तीरों ने फिर से पीछे धकेल दिया था, पैर पटकते हुए गालियां दी। सिर्फ आधे घंटे में 7 या 8 घूंट ओरिजिन वाइटल एसेंस बाहर निकालने के बाद उसे पहले ही अपनी क्यूई थोड़ी अनियंत्रित महसूस होने लगी थी। इससे पहले कि वह यश को पकड़ पाता, वह खुद ही टिक नहीं पाता। ये ख्याल आते ही जोरावर खुद को ये सोचकर कोसने लगा कि उसने दूसरी दिशा में तलाश कर रहे एल्डर जैन को पहले ही टेलिस्मैन मैसेज क्यों नहीं भेजा। 2 लोगों का उसे घेरना हमेशा आसान होता, बस बात इतनी सी थी कि उस वक्त वह खुद को ऐसा करने के लिए राजी नहीं कर पाया था। स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट का एक सम्मानजनक सेक्ट एल्डर, एक सोल्सी रेल्म का शक्तिशाली एक्सपर्ट होकर भी पीक स्पिरिट गाइडिंग रेल्म के एक छोटे से लड़के से पार क्यों नहीं पा सकता। अगर यह बात बाहर निकल गई तो शायद लोग हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। लेकिन अगर एल्डर जैन को टेलिस्मैन मैसेज भेज भी दिया जाता तो दूर का पानी पास की प्यास नहीं बुझा सकता था। एल्डर जैन अभी भी एंताई माउंटेन में यश के ठिकानों की तलाश कर रहे थे, जो दक्षिण पश्चिम में दसियों हजार ली दूर था। अगर उन्हें टेलिस्मैन मैसेज मिल भी जाता और वे पूरी रफ्तार से वहां आ भी जाते तो भी उन्हें पूरा दिन लग जाता। जोरावर अभी अंदर ही अंदर परेशान हो ही रहा था कि अचानक उसकी नज़रें चमक उठीं। उसने देखा कि यश, जो बेतहाशा आगे भाग रहा था, वह मुड़ा और नीचे एक छोटी सी घाटी की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। तेरी सवारी क्लाउड विंग टाइगर भी अब और नहीं टिक पा रही है ना? जोरावर अंधा नहीं था। क्लाउड विंग टाइगर महज एक अर्थ रैंक मीडियम ग्रेड का याव बीस्ट था। इतनी हैरान करने वाली रफ्तार हासिल करने के लिए यश ने ज़रूर कोई बीस्ट को कंट्रोल करने वाली सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल किया होगा। ये ख्याल आते ही जोरावर की परछाई पल भर में बदली और वह एक साई की तरह उसके पीछे हो लिया। वूश वूश वूश। ठीक उसी वक्त मोतियों की लड़ी की तरह एक के बाद एक 3 ग्रीन विंग स्पिरिट एरो फिर से छूट पड़े। चूंकि यश नीचे था, इसलिए इस बार निशाना सीधे एल्डर जोरावर की टांगों के बीच था। बैंग बैंग बैंग। 3 जोरदार धमाके गूंजे और हर धमाके के साथ जोरावर का चेहरा और भी पीला पड़ता गया। उसका बूढ़ा चेहरा खौफ से भर गया था। अगर यश सच में उसे शारीरिक रूप से अपाहिज करने में कामयाब हो गया तो वह सच में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। अगले ही पल जोरावर की गुस्से से भरी दहाड़ पूरी घाटी में गूंज उठी। यश, मैं तेरे पूर्वजों की खटिया खड़ी कर दूंगा। PS, पहला अपडेट।